नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल नागरिकों के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर संबोधित किया और फिर प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की वो छवि देश के विकसित राज्यों के रूप में उभर रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज मीडिया से रूबरू हुए और प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत कोष को लेकर कई अहम जानकारियां दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ राहत के लिए हिमाचल सीएम राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहायता का योगदान देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित इलाकों और लोगों को आर्थिक और मेडिकल सहायता सहित हर संभव मदद प्रदान कर रही है। मैंने बताया ना, हिमाचल के लिए 5 करोड़ का फंड हरियाणा सरकार की ओर से मिलेंगे। हरियाणा सुनिए, अभी हरियाणा का नुकसान जो हुआ है उसका आंकलन लगभग 500 करोड़ के आसपास बनता है। 281 करोड़ रुपए हमारे पास केंद्र की ओर से आया है। हम डिमांड करेंगे कि ये पैसा 200-300 करोड़ रुपए हमारे पास केंद्र से आ जाए। अब इससे ज्यादा तो लोकल लेवल पर सहायता एनजीओ ने, संस्थाओं ने उन लोगों को निकालने के लिए, रिहेबिलिट करने के लिए, उनको भोजन के लिए काफी मात्रा में किया है। अब इस बाकी काम के लिए अभी पब्लिक से फंड्स उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, नुकसान हुआ है, लेकिन हम मान के चलें कि 400-500 करोड़ रुपए का इतना बड़ा नुकसान नहीं है जिसके कारण से हम जनता के सामने जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 8 से 12 जुलाई के दौरान राज्य में 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो कि सामान्य से 28.4 मिलीमीटर का 387% है। हरियाणा के अधिकांश भागों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी अत्यधिक भारी वर्षा हुई है। इससे राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और सामान्य स्थिति बिगड़ गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछली 11 तारीख को प्रदेश में अचानक जो वर्षा की अधिकता और फिर पहाड़ों से जो पानी आया, एक बाढ़ की स्थिति बनी। लगातार हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बचाव के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पहले दिन से ही एक्टिव हो गया था। पूर्व तैयारियों में वैसे हम बाढ़ राहत की जो हमारे रेगुलर मीटिंग्स होती हैं बाढ़ के रोकथाम के नाते से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम हर वर्ष 2 बार ये मीटिंग करते हैं, एक बार जनवरी में और एक बार मई में, जबकि पूर्व के वर्षों में केवल एक बार मई के अंदर मीटिंग होती थी। लेकिन हम उसको पूर्व एक प्रकार से अनुमान के हिसाब से, या जहाँ कहीं पिछले काम करने की आवश्यकता लगती है तो हमने जो शीघ्र जल्दी करने के काम, छोटे काम हैं, आने वाले समय में बाढ़ से प्रभावित वो इलाका ना हो सके, तो शॉर्ट टर्म काम वो हम जनवरी में जब शुरू करते हैं मई जून तक पूरे हो जाते हैं। कुछ काम दीर्घकालिक होते हैं, वो फिर अगले वर्ष के अंदर जाकर के पूरे होते हैं। मई में इसका आंकलन भी करते हैं, कितने काम हो गए, कितने रह गए। पर्याप्त हमारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन चूंकि पानी जिस कदर और जिस मात्रा में आया उसका अनुमान लगाना कई बार कठिन होता है। अगर मैं आंकड़ों से बताऊं तो 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है।
लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर पूरे राज्य की बात बता रहा हूँ, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अंबाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिलाकर इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने ही क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया, खास करके यमुना में भी, खास करके मारकंडा में भी, टांगरी में और घग्गर में, और साथ में छोटी नदी है भले सरस्वती, जिसका मात्र 200 क्यूसेक पानी की क्षमता है, वहाँ भी 2000 क्यूसेक पानी उन दिनों में आया 3 दिन लगातार। तो इस पानी के कारण से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं पंचकुला, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर। ये सब 12 जिले, जिसके अंदर कुल मिलाकर जिन गांवों में पानी भरा है बाढ़ का 1353 गांव और 6 MCs, जिसमें 3 तो पूर्ण रूप से अंबाला शहर, अंबाला छावनी और बराड़ा, 3 आंशिक रूप से, थोड़ा एरिया पंचकुला का भी एक आध बाढ़ में पानी आया है, कुछ बस्तियों में कुरुक्षेत्र में आया है, कुछ बस्तियों में शाहबाद में आया है। तो से 6 म्यूनिसिपैलिटीज भी इससे प्रभावित हुई है। हम लोगों ने बचाव के कार्य के नाते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांव में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे, जहां SDRF की, NDRF की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई, सेना के लोग वहां गए, स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी, सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 6477 व्यक्तियों को निकाला गया है और 41 राहत कैंप आयोजित किए गए हैं। वहीं सिरसा और फतेहाबाद को छोड़कर लगभग सभी जिलों से पानी उतर गया है। हम लोगों ने बचाव के कार्य के नाते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांव में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे, जहां SDRF की, NDRF की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई, सेना के लोग वहां गए, स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी, सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। कुल मिलाकर 41 राहत शिविर लगाए गए, जिसमें 6629 लोग वहां पहुंचे। कुल आज भी 1774 लोग अभी उन कैंपों में रह रहे हैं, शेष अपने घरों को वापस चले गए हैं। ऐसे सब शिविरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी इलाज के लिए शिविर लगाए। 147 गांव में फॉगिंग कराई गई है, 2500 ORS पैकेट दिए गए हैं और जिन लोगों का छोटी मोटी बीमारी के कारण से इलाज हुआ, ऐसे 37,500 लोगों का इलाज हुआ। जहां तक क्षति का अनुमान है, अभी तक आंकड़े निरंतर जुटाए जा रहे हैं, फिर भी मोटे रूप से 35 लोगों की अभी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी मिली है कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस स्थिति में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ही घायलों की संख्या पूरी एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घायल हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सब जिलों में स्थिति तो सामान्य हुई है,
पानी उतर गया है, लेकिन अभी 2 जिले इस समय भी प्रभावित है, फतेहाबाद और सिरसा, जहां पानी अभी एक सीमा से अधिक अभी भी चल रहा है, क्योंकि घग्गर के पानी का जितना बहाव राजस्थान की तरफ हो जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। वहां के पैसेज भी उतरे, आगे जाके नदी नहीं रहती, वो फिर पानी फैलता है और फैलाव के कारण से पानी का जो खिंचाव बनता है आगे की तरफ वो नहीं बना है, धीरे धीरे वो पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पशुओं की देखभाल के लिए भी विशेष कैंप लगाया गया है। इन कैंपों में पानी की आपूर्ति और दवाओं सहित चारा के लिए प्रावधान किया गया है। बड़े जानवरों के लिए जहां 80 रुपए प्रतिदिन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है, तो वहीं छोटे जानवरों के लिए 45 रुपए प्रतिदिन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है। मकान जो अभी तक आंकड़ा मिला है, 125 मकान गिर गए हैं, एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 615 मकानों को आंशिक नुकसान ये पहुंचा है। इस प्रकार से यह आंकड़ा है। पशुओं में लगभग 50 गाय और भैंस, ऐसे ही 50 भेड़ बकरी, 872 सुअर और 2500 मुर्गियां अभी तक रिपोर्ट जो हुई है इनकी डेथ हुई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि बारिश और बाढ़ से पूरे राज्य में 3,369 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 1,477 ट्रांसफार्मर और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। इनकी मरम्मत के लिए भी लगभग 22.08 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश में 17 सरकारी पशु औषधालय और सरकारी पशु अस्पताल भवनों को नुकसान पहुंचा है। इनकी मरम्मत के लिए 1,24,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बारिश और बाढ़ से राज्य में 3,369 खंभे बिजली के वो या टेढ़े हो गए हैं या गिर गए हैं। 1,477 ट्रांसफार्मर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर रहते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सब क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर भी विभाग का अनुमान है कि 22,08,00,000 रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी नुकसान हुआ, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, पेयजल योजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, बिजली आपूर्ति, इनके भी जो केंद्र हैं उनके भी नुकसान हुए हैं। उसमें बहाल कार्य, उनकी सारी सर्विसेज को बहाल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को हमने इन सब जिलों में एक्टिव किया है। एक एक हमारे प्रशासनिक सचिव पहले से उन जिलों में जाते हैं, लेकिन इस आपदा के समय सबको निर्देश दिया गया कि इन जिलों में जाकर के इन सब चीजों का ध्यान रखें, डिप्टी कमिश्नर्स के सहयोग करें और उसमें सारी चीज स्पीडली हो जाए। इनकी मरम्मत के लिए हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड कराएंगे और वहां भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बाढ़ से फसल को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन जुलाई महीने के बाद किया जाएगा, क्योंकि 31 जुलाई तक कुछ फसलों की बिजाई दोबारा से की जा सकती है। जिन इलाकों में पानी नहीं उतर पाएगा उसके लिए अलग से विचार किया जाएगा, लेकिन हमारे जो पहले से प्रावधान है मुआवजा देने के वो 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 100% नुकसान के लिए उस दर से मुआवजा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी नुकसान हुआ, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, पेयजल योजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, बिजली आपूर्ति, इनके भी जो केंद्र हैं उनके भी नुकसान हुए हैं। उसमें बहाल कार्य, उनकी सारी सर्विसेज को बहाल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को हमने इन सब जिलों में एक्टिव किया है। एक एक हमारे प्रशासनिक सचिव पहले से उन जिलों में जाते हैं, लेकिन इस आपदा के समय सबको निर्देश दिया गया कि इन जिलों में जाकर के इन सब चीजों का ध्यान रखें, डिप्टी कमिश्नर्स के सहयोग करें और उसमें सारी चीज स्पीडली हो जाए। इनकी मरम्मत के लिए हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड कराएंगे और वहां भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कारण 35 लोगों की मौत हुई है।
मौत होने पर लोगों के परिवारों को डिजास्टर फंड में से 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाएगा। अंगों की हानि के लिए अगर दिव्यांगता 40 से 60% है तो प्रति व्यक्ति 74,000 रुपए, अगर दिव्यांगता 60% से अधिक है तो प्रति व्यक्ति 2,50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दुधारू पशुओं के लिए भी फंड के प्रावधान अनुसार सहायता दी जाएगी। पशुओं के लिए भी अलग से, जैसे रेट्स डिजास्टर प्रबंधक जो हमारा डिजास्टर फंड है उसमें 4 लाख रुपया जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऐसे दिव्यांगता में भी 40 से 60% दिव्यांगता 74,000 रुपए, 60 से अधिक होने पर 2.5 लाख रुपए। दुधारू पशु जो हैं उनमें भैंस, गाय, ऊंट आदि 37,500 रुपए, भेड़, बकरी, सुअर 4,000 रुपए, ढुलाई वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल 32,000 रुपए, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, बछिया 20,000 रुपए, मुर्गी 100 रुपया। तो इस प्रकार से रेट्स अलग अलग तय हैं। जितना क्लेम कोई क्षतिपूर्ति पोर्टल में यह डलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमारी डिप्टी कमिश्नर की जो टीम है उसको जो भी सर्वे कराएंगे, करवा के जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे। ये पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा इस बाढ़ प्रभावित जो नुकसान हो उसके लिए, और हर सप्ताह उसमें जो कुछ जानकारी मिलेगी उसका सर्वे करने के बाद कमेटी उसका अप्रूव करेगी। हर सप्ताह जो आएगा वो मुआवजा साथ में जाता जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हथनी कुंड बैराज से 500 मीटर पीछे बांध बनाने के प्रस्ताव पर हिमाचल सरकार के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से राज्य में प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें से लगभग 281 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आपदा राहत राशि के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा बाढ़ राहत के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग की जाएगी। हथनी कुंड बैराज से भी थोड़ा पीछे, एक 500 मीटर पीछे एक डैम बनाया जाए, और वो डैम बनाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से हमारी अपनी भी ज़मीन है और हिमाचल की ज़मीन भी, हमने उनसे बात भी की थी कि कुछ 1-2 गांव की ज़मीन हमको लेनी पड़ेगी अगर डैम बनाते हैं। उसका सर्वे चल रहा है, उस सर्वे के नाते से वहाँ की कोई रिपोर्ट आएगी। प्रारंभिक तौर पर लोगों ने कहा कि बन सकता है, कई लोगों ने और भी सुझाव दिया। तो जहाँ कलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं उधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, तो वहाँ एक डैम बनाने की बात हो सकती है। अगर वो डैम बनता है तो पर्याप्त पानी जो है वहाँ स्टोर किया जा सकता है, और हमें भी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उन सबको, बल्कि उत्तर प्रदेश भी पानी की सहायता मिलेगी। अभी 3 डैम जो पीछे चल रहे हैं, रेणुका डैम, लखवार और किसव, इन डैम्स को भी तैयार होने के बाद जो आज हमें यमुना का पानी लगभग 3 महीने पर्याप्त मिलता है, फिर मैं कह सकता हूँ को 7-8 महीने पर्याप्त मिलेगा, जितनी आवश्यकता होगी उतना मिलेगा। साल भर कैसे मिले इसकी योजना आगे चल करके बनाएंगे, कोई ना कोई फिजिबल रिपोर्ट आगे तो करेंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, राजस्व राजेश खुलन, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं आज देश भर में अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती मनाई गई, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो चलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम के नायक, महान क्रांतिकारी, भारत की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद मंगल पांडे जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। निडरता और वीरता से परिपूर्ण उनका जीवन देश की भावी पीढ़ियों को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आकांक्षी जिले नूंह के विकास कार्यों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, ताकि प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू सके और प्रदेश प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। आकांक्षी जिला नूंह के विकास कार्यों के लिए बड़ी घोषणा की है। नूंह विधानसभा क्षेत्र में 306 करोड़ की 66 गांवों के लिए पेयजल परियोजनाएं की घोषणा की है। तो वहीं 80 गांव में पेयजल क्षमता 50 LCPD बढ़ाकर की जाएगी 70 LCPD। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है।
तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है बी, 26 फरवरी 2021। ठीक जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं विक्रम सिंह सिरसा से। विक्रम, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो कि यमुनानगर से बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। देखिए, हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, जिसमें आप ये समझे कि 25% से लेकर 100% तक सब्सिडी वाली ऐसी स्कीमें हैं जिसका किसान फायदा उठा सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ तक हम पारंपरिक खेती की बात करते हैं, जिसमें गेहूं, धान, गन्ना आदि किसान लगाते हैं, उसमें जो इनकम है वो फिक्स हो चुकी है। लेकिन बागवानी के क्षेत्र में हम देखते तो उस इनकम को हम कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए सरकार उसमें 25% से लेकर 100% तक विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी दे रही है। और सबसे अहम मैं बात करूं भी, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि किसानों को इस बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है, चाहे वो धान के किसान हो, चाहे वो सब्जियों के किसान हो, चाहे वो नए बागों वाले किसान हो। तो यदि इसके लिए जो स्कीम की हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये एक इतनी महत्वपूर्ण स्कीम है कि किसानों के लिए बहुत ही रामबाण है ये। और जिन किसानों ने इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया है, तो उनको निसंदेह उसको मुआवजा मिलेगा। और मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी दूंगा इस स्कीम के बारे में यहाँ पे सभी किसान भाइयों को, कि ये जो स्कीम है इसमें 42 फसलें शामिल की गई हैं, जिसमें लगभग सभी सब्जियां हैं, फल हैं और मसाले वाली खेती है। तो 1 एकड़ का जब हम अपना बीमा कराते हैं तो उसमें सब्जियों के लिए 750 रुपये पर एकड़ का प्रीमियम है। और जो फलदार पौधे हैं जैसे आम, अमरूद, उसके लिए जो प्रीमियम है 1 एकड़ का, वो 1000 रुपये प्रति एकड़ है। इसमें तो किसानों को मुआवजा मिल सकता है। सब्जियों के लिए प्रति एकड़ 30,000 रुपये, और जो बागवानी फसलें हैं जिसमें आम, अमरूद, बाग हैं, उसमें 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा किसानों को मिल सकता है। तो मुआवजा बहुत अच्छा है। प्रीमियम की राशि बहुत कम है, जो कि केवल 2.5% है कुल मुआवजे का। तो इसमें कैसे किसान अप्लाई कर सकते हैं? मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे अपनी फसलों का पंजीकरण कराएं। उसके बाद मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के पोर्टल पे जाएं, वहां पे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे कराया वो वहां पे उनको दिखेगा। और उसमें से जिस भी किले का, जिस भी खेत का, जिस भी फसल का वो बीमा कराना चाहते हैं, वो वहां पे जाके बीमा करा सकते हैं। और वहीं से उनकी जो प्रीमियम की राशि वो उसी माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वो कट जाएगी और उनको एक मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, जो कि उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करेगी। और इसमें सबसे खास बात ये है कि जिसके लिए किसानों का ध्यान रखा गया है कि इसमें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। ये जो बीमा है ये डायरेक्ट किसान के और सरकार के बीच में है। इसमें सरकार ने एक अकाउंट के माध्यम से अपने कुछ राशि खुद जारी की है, जो प्रीमियम से जो राशि आएगी वो उस अकाउंट में जाएगी। और जिन किसान भाइयों का भगवान न करे नुकसान हुआ तो उनकी भरपाई उस अकाउंट में से की जाएगी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, फसलों की उचित कीमत प्रदान करना, बी, सही फसल प्रदान करना, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।